नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली। एक शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी जेपीसी का अहम इजलास आज मुंबई में जारी। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे वक्फ बिल पर पेश कर रहे हैं अपनी तजावीज़। मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत को हत्या की इज्जत के एक मुकदमे में सुनाई 15 दिन कैद की सजा। शदीद बारिश के बाइस वज़ीर आज़म मोदी का दौरे महाराष्ट्र मनसूख। महकमे मौसमियात ने मूसलाधार बारिश के बाइस जारी किया रेड अलर्ट। महाराष्ट्र में इंतखाबी सरगर्मियां हुई तेज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम रियासत के 2 रोज़ा दौरे पर इंतखाबी तैयारियों का लेगी जायजा। वक्फ तरमीमी बिल का जायजा ले रही पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी जेपीसी का एक अहम इजलास आज मुंबई में मुनक्किद हो रहा है। जेपीसी ने दिल्ली में मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात की है, लेकिन चूँकि जेपीसी के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को दिल्ली में मुनक्किदा मीटिंग में मदऊ करे, लिहाजा जेपीसी के अरकान ने 5 रियासतों का ख़ुद दौरा करने का फ़ैसला किया है। जेपीसी अरकान लगातार 6 दिन मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करेंगे, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। मुंबई में मुनक्किद हो रहे इजलास में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के मेंबरान, अक़लियती कमीशन और दीगर स्टेक होल्डर्स जेपीसी के सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। तो जेपीसी का मुंबई में इजलास जारी है। इस पर तफसीली बात करते हैं अपने नुमाइंदे अमजद खान से, जो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अमजद, दिल्ली में मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद जेपीसी की टीम आज मुंबई में है। एक अहम इजलास मुनक्किद हो रहा है। कौन कौन आए हैं मुशावरत के लिए? देखिए इमरान, मैं साफ तौर पे बता दूं आपको, जेपीसी की जो मीटिंग है मुंबई के सांता क्रूज ताज होटल के अंदर मुनक्किद की गई है और सुबह से ही जो इंटेलेक्चुअल्स है उन लोगों से मुलाकात करना जो है वो शुरू हो चुका है। अगर बात कर ले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम जो तंजीमें हैं उनसे कहीं ना कहीं डेलीगेशन जो जाके है वो मिल रहा है और अपना मौक़िफ़ जो है उनके सामने रख रहा है। इसके पहले भी हमने देखा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है दस्तखत की मुहिम जो है पूरे हिंदुस्तान में चलाई थी। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसके अंदर दस्तखत किया था और जिसको लेके जो जेपीसी है, जेपीसी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो स्टेट होल्डर्स है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, उनसे कहीं ना कहीं उनकी राय ली जाए और उनके कोई जो वक्त तरमीमी बिल है उसके अंदर क्या क्या एडिशनल करना है या क्या चीज है, वो तमाम चीजों पे जो है खुल के डिस्कस हो रहा है। अगर यहाँ से बात करें तो सलीम मोटरवाला, मौलाना दरियाबादी, फरीद अमन कमेटी से तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और भी बहुत सारे पूरे महाराष्ट्र से हजरात जो है वो मीटिंग के अंदर, वक्त तरमीमी मीटिंग के अंदर वो पहुंचे हुए हैं। रिजवान मर्चेंट भी पहुंचे हुए हैं, मोइन मियां थे, मौलाना जो है वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो लोग हैं अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं वक्त जो जेपीसी बनी है उनके सामने और जो डिस्कशन है वो लगातार चालू है उनका और तकरीबन अभी भी वहां पर जो है डिस्कशन चल रहा है इमरान, और देखना ही होगा कि वक्त तरमीमी बिल का आने वाले वक्त में क्या हल होता है। अमजद, जाहिर है जेपीसी के लिए मुमकिन नहीं था कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को दिल्ली में मुनक़्क़िदा मीटिंग में मदऊ करे, लिहाजा जेपीसी के अरकान ने 5 रियासतों का दौरा करने का फ़ैसला किया है। कितना असरदार होगा ये इक़दाम? क्या ये काफ़ी है? हालांकि जेपीसी की पूरी कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदों से मुलाकात करे। देखिए इमरान, ये तो मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि बहुत से लोगों से आप मुलाकात कर सकते हैं, बहुत से लोग इसके अंदर छूट भी जाएंगे क्योंकि इसके अंदर ये चीजें निकल के सामने आती है कि वह जो जेपीसी है उन्होंने हमको दावत नहीं दी है। फिर भी एक मौक़िफ़ है कि जो कमेटी है वो ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से जो है वो मुलाकात की जाए, उनकी जो राय है वो कहीं ना कहीं उनके सामने आ जाए, क्योंकि जब जेपीसी की मीटिंग हो तो वो तमाम राय को जो है और तमाम जो पॉइंट्स है उसको कहीं ना कहीं रखा जाए, क्योंकि जेपीसी की जब मीटिंग होती है कि अहम मीटिंग होती है और कॉन्फिडेंशियली मीटिंग होती है तो उसके अंदर वो मीटिंग्स के जो चीजें हैं मिनट से वो बाहर नहीं आते। लेकिन ये तमाम चीजें को देखते हुए जेपीसी लगातार ये कोशिश करेगी कि तमाम लोगों के जो मौक़िफ़ है वो इसके अंदर आ जाए और कहीं ना कहीं जो वो तरमीमी बिल है उसे जब बनाया जाए या ड्राफ्ट बनाया जाए तो कहीं ना कहीं उसके अंदर तमाम जो पॉइंट्स है और तमाम जो लूप होल्स है उसको कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें उसको क्लियर कर लिया जाए। इमरान,
अमजद, लोकसभा में इस बिल को पेश करने के बाद इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी लगातार इस पर काम कर रही है। मुस्लिम नुमाइंदों और मुस्लिम तंजीमों ने जो है अपने दस्तखत भी इन्हें रवाना किए, ईमेल के ज़रिए भी अपनी तजवीज़ दी है। ये सब काम चल रहा है, लेकिन अमित शाह ने बाहर बयान दे दिया था कि ये वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पास हो जाएगा। इस पर MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने ऑब्जेक्शन भी लिया था। ये किस तरह की सियासत है? बिल्कुल, अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी जो है, कल उनकी जोगेश्वरी में एक सभा भी थी, उसके अंदर भी उन्होंने काफी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये तमाम जो मुद्दे हैं वक्फ तरमीमी बिल को लेके उन्होंने तमाम मुद्दों को लेके उठाया और बोले एक भ्रम बीजेपी जो है एक भ्रम पैदा कर रही है कि जो वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो जमीनें हैं वक्फ बोर्ड के पास है। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो हिंदू डोमिनेंट है उनके पास खाली 3 से 4 रियासतों के अंदर कम से कम 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। उनका ये साफ तौर पे कहना था। बोले एक भ्रम बताया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो अगर बात कर ले रेलवे और अगर सेंट्रल, उसके बाद जो है वक्फ की सबसे ज्यादा जमीनें होती है। एक ऐसा भ्रम है। बोले वक्फ तरमीमी बिल के अंदर जब तमाम इंटेलेक्चुअल से बैठेंगे तो तमाम चीजों की जो है वो बातचीत होगी। और उनका साफ तौर पर कहना था कि इस बिल के मुखालफत में हम लगातार है और आने वाले वक्त में भी मुखालफत करेंगे इसकी। अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहे लगातार इस स्टोरी पर। आपसे दोबारा फिर बात होगी। ये थे हमारे नुमाइंदे अमजद खान जो तफसील बता रहे थे। जेपीसी का आज मुंबई में अहम इजलास हो रहा है। जेपीसी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स, मुस्लिम तंजीमों और दानिश्वरों से मुलाकात की जाए ताकि वक्त तरमीमी बिल पर मुशावरत की जाए और इस पर जल्द से जल्द कोई फ़ैसला लिया जाए, क्योंकि फ़ैसला जेपीसी पर ही छोड़ा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत को 15 दिन कैद की सज़ा सुनाई है। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया की अहलिया मेधा सोमैया की तरफ से दायर हतक इज़्ज़त के एक मुकदमे में संजय राउत को 15 दिन कैद की सज़ा सुनाई गई है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने राज्यसभा के रुकन को ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 500 के तहत मुजरिम करार दिया और उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया था कि राउत ने उनके और उनके शौहर के ख़िलाफ़ बेबुनियाद और मुकम्मल तौर पर हतक आमेज़ इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मेरा बांद्रा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में कुछ अवामी बैतुल खला की तामीर और देखभाल पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया था। सबसे पहले मैं समाधानी हूँ। कोर्ट का मैं आभार मानती हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको कि उन्होंने न्याय प्रक्रिया अच्छे से चलाई और मुझे जो मेरे पर जो आरोप लगाए थे वो खारिज कर दिए और मैं अभी ऊंचा सम्मान से आगे घूम सकती हूँ और इसीलिए मैं बहुत समाधानी हूँ, संतुष्ट हूँ। हो त्याच्यासाठी 15 दिवसाची सजा आणि 25,000 रुपये दंड परत सांगते। त्यांनी कोर्टाने 15 दिवसाची सजा आणि 25,000 रुपये दंड हे ठोठावलेले आहेत आणि 25,000 रुपये जर का नाही भरले तर अधिक 3 महिन्याची सजा त्यांना दिलेली आहे। मला असं वाटतं की ह्याच्यामध्ये हे आरोप होते हे खोटे होते आणि मी अतिशय स्वच्छ आहे, चांगल्या रीतीने काम केलेलं हे सिद्ध झालेलं आहे आणि माझ्यासाठी ते पुरेसं आहे। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा MP संजय राउत ने बदलापुर जिनसी ज्यादती केस में मुलव्विस मुलजिम के इनकाउंटर के मामले पर कहा कि जिनसी ज्यादती में मुलव्विस किसी भी शख्स को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मुलजिमों को कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरह के मुकदमात में फंसने नहीं चाहिए। ताहम संजय राउत ने कहा कि अपने सियासी फ़ायदे के लिए भी इस तरह के इनकाउंटर्स नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अपने आप को सिंघम मानते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर फडणवीस और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के इनकाउंटर का क्रेडिट लेने के लिए मुकाबला चल रहा है। बलात्कारियों को कठोर शिक्षा देनी चाहिए और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट उसमें इस प्रकार के मुकदमे फंसने नहीं चाहिए। झटपट न्याय होना चाहिए, लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अगर आप एनकाउंटर करते हो ऐसे लोगों के तो ये गलत है। अगर आपके मन में आप अपने आप को सिंघम मानते हैं, देवेंद्र फडणवीस, वो दोनों में झगड़ा चल रहा है। सिंघम कौन?
ये पहली बार मैं देख रहा हूं देश में एक सरकार में दो नेता है, एक मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री है। एनकाउंटर का श्रेय लेने की जो होड़ मची है, मैं सिंघम या तू सिंघम, ये जो होड़ मची है उसमें ही सब कुछ क्लियर होता है कि ये कितनी बड़ी राजनीति चल रही है। देवेंद्र फडणवीस के चुनाव क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में अब तक एक साल में 100 से ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार और हत्याएं हुई है। कितने लोगों का एनकाउंटर किया देवेंद्र फडणवीस ने? कितने लोगों का एनकाउंटर किया मुझे बताइए। कल ही नाला सोपारे में भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी है, सामुदायिक बलात्कार कांड में उसको पकड़ा है। सामुदायिक बलात्कार कांड। क्या देवेंद्र फडणवीस सिंघम, एकनाथ शिंदे सिंघम उनका एनकाउंटर करेंगे? मरकजी इलेक्शन कमीशन के अफसरान आज मुंबई जाएंगे। उसके बाद वो 27 सितंबर को कई सियासी जमातों और ओहदेदारों के साथ मीटिंग करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार 28 तारीख को सभी ज़िला कलेक्टर्स और एसपीज़ के साथ मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन के हुक्काम 28 सितंबर को शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इत्तलात हैं कि इलेक्शन कमीशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ताहम इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक कोई वाज़े इशारे नहीं मिले हैं। महाराष्ट्र में इसी साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों ने अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है। आइए मौसम की बात करते हैं। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का पुणे का दौरा मनसूख कर दिया गया है। इस वक्त महाराष्ट्र के कई अज़ला में शदीद बारिश की वजह से हालत बिल्कुल ख़राब है। महकमा मौसमियात ने मुंबई समेत कई अज़ला में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से कई ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि 14 से ज़ायद तैयारों का रुख मोड़ दिया गया है। इन हालात में वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुलतवी कर दिया गया। तो महाराष्ट्र के कई इलाकों में कल रात से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने महाराष्ट्र के दारुल-हुकूमत मुंबई और उसके पड़ोसी अज़ला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। चहारशंबे की दोपहर से शहर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। ऐसी सूरत हाल में मुंबई और उसके मज़ाफ़ात में शदीद बारिश के अलर्ट के दरमियान स्कूल और कॉलेज बंद रहे। मुंबई पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया कि मुंबई के बाशिंदों से दरख्वास्त की जाती है कि वो अपने घरों से सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही निकलें और ख़ुद को महफूज रखें। महकमे मौसमियात ने मुंबई, थाने, रायगढ़ और रत्नागिरी अज़ला में अलग थलग मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। जमात इस्लामी हिंद जालना के ज़ेर एहतमाम जलसा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर मेहमान मुक़र्रिर प्रोफेसर वाजिद अली ख़ान नासिक, मुफ्ती एहसानुल हक़ मज़ाहिरी, मौलाना सैयद नसरुल्लाह हुसैनी सुहेल नदवी, साईनाथ चन्ना दौरे, चंद्रमणि गाड़ेकर, मोहम्मद मुजीब, शेख इस्माइल, सैयद शाकिर व दीगर ने खिताब किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहमत है। मुफ्ती एहसानुल हक़ मज़ाहिरी की दुआ पर प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। जमात इस्लामी हिंद जालना की तरफ ओर से आज प्रेषित परिचय कार्यक्रम, जिसका शीर्षक ये रखा गया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांचे वैश्विक मार्गदर्शन, वैश्विक संदेश। इसके फलस्वरूप जमात इस्लामी हर वर्ष 25 राज्यों में ऐसे सैकड़ों और हज़ारों कार्यक्रम लेती है, 25 स्टेट में, और यहाँ भी 40-50 सालों से कार्यक्रम। इसमें ये किया जाता है कि विविध धर्मों के लोगों को, पंथों के लोगों को, जाति के लोगों को बुलाया जाता है
और उनको मोहम्मद मुस्तफ़ा समी उनका जो जीवन है, चरित्र है, वो पढ़ने के लिए भी दिया जाता है और उस पर उनको बोलने के लिए कहा जाता है और सबको समझाया जाता है कि देखो मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के या अरबों के प्रेषित नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के प्रेषित और सारी मानवता के प्रेषित है। और इनका जो संदेश है, वैश्विक संदेश है, वो सबको पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए और फिर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो क्या हमारा वक्फ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। हम अल्लाह की ज़मीन पर किसी बुरी नज़र को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये सिर्फ हमारा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सिख, ईसाई, पारसी सबके वफ़ को भी शामिल किया जाएगा। इसलिए आज हम सबको मिलकर लड़ना है। पुणे में जमीयत उलमा के इजलास में मुफ्ती हारून नदवी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि यह अंग्रेज़ों की घिनौनी साजिश की तरह मोदी सरकार भी लड़ाओ और राज करो की मज़मूम पॉलिसी पर अमल कर रही है। ये कॉन्फ्रेंस कारी मोहम्मद इदरीस की सदारत में मुनक़्क़िद हुई थी, जिसमें रुकन पार्लियामेंट और वक्फ बिल पर JPC कमेटी के रुकन मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने वक्फ की अहमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ पर रोशनी डाली और कहा कि ये एक घिनौनी साजिश है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मज़हब के रहनुमा और सियासी और समाजी लीडरों ने भी शिरकत की। से कह दूं क्योंकि मेरे नॉन मुस्लिम भाई, मेरे हिंदू भाई बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनके सामने ये पैगाम पहुंचा दूं और कैमरों के जरिए से, मेरे अपने चैनल के जरिए से पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम देखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बात कह दूं कि जमीयत उलमा ये वो संगठन है कि उस वक्त, यहाँ से ध्यान देना, उस वक्त जब इस मुल्क पर गोरों का आतंक बड़ा बढ़ गया था, गोरों का जुल्म बढ़ गया था और ये मुल्क में गोरे उस वक्त ये काम कर रहे थे कि डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो। तो उस वक्त मुल्क को गोरे जालिमों और कातिलों से आजादी दिलाने के लिए हम बड़े गर्व से। हाल ही में एक सियासी ग्रुप ने जमीयत उलमा मालेगांव में मदनी रोड पर एहतजाज को दौरान निशाना बनाया, जिसकी वजह से जमीयत उलमा मालेगांव के ज़िम्मेदारान ने मीटिंग में सियासी जमातों को तंबीह की कि वह अपने सियासी फ़ायदे के लिए जमात को बदनाम न करें। जमीयत के मालेगांव ज़िला सदर मुफ्ती इस्माइल की सदारत में ये इजलास मुनक़्क़िद हुआ। जमीयत उलमा एक समाजी और मिल्ली तंजीम है। 19 नवंबर 1919 में इसका क़याम अमल में आया। हमारी जमात ने अपनी जमात के हर मेंबर को इस बात का हक़ दिया है कि वो किसी भी सियासी पार्टी से जो गैर फ़िरका परस्त हो उसका मेंबर बन सकता है। कल की तारीख़ में माजी आमदार शेख आसिफ साहब के छोटे भाई खालिद हाजी, जिनके बहुत ढेर कारनामे हैं, वक्त आने पर उसे उजागर किया जाएगा। जमात पर बांग्लादेश से जोड़कर फंडिंग का करने का जो इल्ज़ाम लगाया है, इस इल्ज़ाम को जमीयत बहुत संगीनी के साथ एहसास करती है और बहुत शिद्दत के साथ इसका रिएक्शन हम देंगे। हमने इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का भी फ़ैसला किया है। हम इसके ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन भी जाएंगे। हम इसके ख़िलाफ़ अपनी जमात के ज़िम्मेदारों से बात भी करेंगे। हम इसके ख़िलाफ़ समाज में भी जाएंगे, अपनी जमात का तारुफ़ कराएंगे और अपनी जमात के तारुफ़ के साथ साथ इस जमात को बेफैज़ करने की जो कोशिश ये कर रहे हैं उसको नाकाम करने की कोशिश करेंगे। शेख रशीद साहब मरहूम ने उलमा के ताल्लुक़ से जो बात कही थी कि मुझे इनसे घिन आती है, मरहूम शेख रशीद के खानवादे के लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इनको उलमा। महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले के ताल्लुका में RTO चेक पोस्ट पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अफसरान ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और एक प्राइवेट एजेंट दोनों को ट्रक के तमाम कागजात और वज़न दुरुस्त होने के बावजूद एंट्री फ़ीस के नाम पर 500 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अमरावती डिवीज़न के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट महकमे ने ये कार्रवाई की है। इस दौरान सरकारी मुलजिम के दफ्तर से 63,820 रुपये नकदी बरामद की गई। इस रकम के कैश बुक रजिस्टर में कोई कानूनी इंदराज नहीं पाया गया है।
फसल के नुकसान के बाद दरख्वास्त देने वाले किसानों को फसल बीमा न मिलने के खिलाफ किसान लीडर रविकांत ने एहतजाज किया। रविकांत बुल्ढाना में एग्रीकल्चर सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर पहुंचे और एग्रीकल्चर ऑफिसर की केबिन में एहतजाज शुरू कर दिया, जिससे महकमा ज़राअत में कोहराम मच गया। रविकांत ने कहा कि जब तक किसानों को फसल बीमा नहीं मिल जाता वो दफ्तर नहीं छोड़ेंगे और अफसर को जाने भी नहीं देंगे। बारिश की वजह से जो किसानों का नुकसान होता है, इसलिए किसानों ने क्रॉप इंश्योरेंस निकाला है। ये क्रॉप इंश्योरेंस निकालने वाली बुल्ढाना जिले में जो AIC कंपनी है, उन्होंने 9 महीने हो गए किसानों को पैसे दिए नहीं है। खरीफ के कुछ पैसे दिए, रबी के पूरे पैसे बाकी है। अपलोड किया ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन पैसे किसानों को नहीं मिल रहे। और जो पंचनामा फॉर्म होता है उसमें एग्रीकल्चर के कर्मचारियों की सही नहीं है और बोगस पंचनामे उसमें हुए हैं और जिनका ज्यादा नुकसान हुआ उनको कम पैसे मिले हैं। इसलिए बहुत दिनों से हम साल भर से आंदोलन कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं, लेकिन ये किसानों की मांग को सीरियस नहीं ले रहे। आज जो एग्रीकल्चर के SO हैं, इनकी कैबिन में हम आए हैं और मैंने मुक्काम आंदोलन शुरू किया है। मैं पूरी बैग भर के यहाँ पे आया हूं। जब तक किसानों के पूरे पैसे नहीं मिलते और ये कंपनी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम यही मुक्काम करेंगे और यही रहेंगे। एक तरफ महाराष्ट्र में मराठा और OBC रिजर्वेशन को लेकर तनाज़ा चल रहा है, तो दूसरी तरफ रिजर्वेशन की ज़ैली ज़ुमराबंदी के खिलाफ वस्ती नांदेड़ शहर में गुज़िश्ता 8 दिनों से भूख हड़ताल जारी है। इन दोनों भूख हड़तालियों की हालत बिगड़ती जा रही है और हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। भूख हड़ताल की हिमायत में SC, ST, OBC बरादरियों ने शहर के ITI चौक पर सड़क ब्लॉक कर दी है। सड़क ब्लॉक करने पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादम हुआ। मुजाहिरीन ने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात पूरे नहीं किए तो रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। या ठिकाणी OBC, SC आणि STच्या मागण्यांसाठी अनंतवार साहेब आणि पाईकराव साहेब हे दोघे जण सुद्धा या ठिकाणी उपोषणाला बसलेले आहेत। पण यांच्या उपोषणाची प्रशासनाला अजून सुद्धा जाग आलेली नाही। त्या ठिकाणी आंतरवाली सराटीमध्ये जरांगेंना नुसती जांभळी जरी आली तरी प्रशासन हलून हादरत आहे। पण या ठिकाणी बिना अन्ना पन्न्याचे आमचे 2 योद्धे बसलेले असून सुद्धा प्रशासनाला यांची अजून सुद्धा जाग। शोलापुर शहर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से वसुंधरा योजना का इनकाद किया गया। इस मौके पर शजरकारी की अहमियत और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। स्कूल के बच्चों को ये जानकारी दी गई कि पौधे लगाना ज़रूरी है। स्कूल के बच्चों ने भी एक रैली निकाल कर लोगों में बेदारी पैदा की। (2024) के अंतर्गत सोलापुर कॉरपोरेशन के साथ सामाजिक वनीकरण और सोलापुर कॉरपोरेशन के साथ मिलके आज कई NGO और स्कूल के बच्चों के साथ आज वसुंधरा स्नेह सम्मेलन मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज स्कूल के छात्राओं को और लोगों को पेड़ के बारे में जानकारी देना और सामाजिक वनीकरण अंतर्गत या वन विभाग के अंतर्गत ये 3 महीने में एक पेड़। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।